Hello friends, welcome to my video session on gravitation. In this video, we are going to talk about acceleration due to gravity, variation in acceleration due to gravity, and free fall. Okay friends, before starting, please be ready with your notebook and pen. Okay friends, let's start. Okay, we know that if we apply force to any object, the object will move or we can say it will get accelerated. Okay friends, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेट्स से आपके आगे पेन रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई पेन रखा हुआ है, अगर आप लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मूव होगा, या फिर आप लोग बोलोगे कि उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ऐसा ही सेम चीज़ किस में होता है, ग्रेविटी में भी होता है। जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट हाथ में उठा के ऐसे नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फिर क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क करेगा। और वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of earth, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, g को कैलकुलेट करेंगे, g कितना होता है, ठीक है। g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग ने कैपिटल g को क्या अज्यूम किया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल m क्या है हम लोग का, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कैलकुलेट। अभी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, जो उसके ऊपर पहला फोर्स काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और सेकेंड उसका वेट, ठीक है। ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, सेम आएगा। तो बाय 1 and 2 वी कैन से mg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल m स्मॉल m m1 m2, ओके ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों को पता चल गया ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस m और इस m को कट करेंगे। बाय कंपेयरिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों m को कट कर सकते हैं। फिर जो हम लोगों के पास फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो हम लोग के पास फाइनल फार्मूला आया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हम लोग के पास फाइनल फार्मूला आया है उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर किसका पार्ट है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। इसके अलावा इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग ने पहला वैल्यू किसका रख दिया है, यहाँ पर हम लोग ने पहला वैल्यू रखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, कितना होता है उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या रखा है हम लोग ने, मास ऑफ अर्थ, कितना है मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और थर्ड वैल्यू क्या रखा है हम लोगों ने, रेडियस ऑफ अर्थ। जब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है आंसर में, 9.77, जिसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 9.8, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। अगर आपको किसी दूसरे प्लैनेट का कैलकुलेट करना है या फिर हम लोगों को लेट से मून का कैलकुलेट करना है, तो हम लोग जो ये नीचे वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ही एम की जगह पर किसका मास रखेंगे, मून का मास रखेंगे, और नीचे किसका रेडियस रखेंगे, मून का रेडियस रखेंगे, और हम लोग को सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग चाहिए तो मार्स का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर दूसरे किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरे अर्थ पे जो जी का वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू वो सेम नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। तो देखते हैं वो कंडीशन कौन कौन सी है। पहला, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसा हम लोग को मालूम है कि अर्थ का जो शेप है पूरा स्पेरिकल नहीं है, ठीक है, वो बीच में से थोड़ा क्या है, चपटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अर्थ अपने अराउंड ही घूमता है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो बाहर की तरफ क्या होता है, पुश होता है, जिसकी वजह से उसका शेप कैसा हो जाता है, थोड़ा सा
ओवल शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ओवल शेप का, ठीक है। तो उसके वजह से वेरिएशन ऑफ जी किसके ऊपर आता है? सरफेस ऑफ अर्थ में भी वेरिएशन ऑफ जी आता है, ठीक है। अभी सेकंड केस क्या है? चेंज विथ हाइट। जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करेंगे तो वैसा वैसा क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा मिसलिनियस है, चेंज विथ डेप्थ। देखते हैं डेप्थ में क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके एक एक केस को देखते जाएंगे, ठीक है। पहला केस क्या है? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका आंसर हम लोग को पता है, इसका आंसर आएगा द आंसर इज नो, ठीक है। इसका आंसर क्लियर है, नो। क्यों? एंड द रीजन इज दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अभी क्या होगा? प्लेस टू प्लेस क्या होगा? थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज द हाइएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है सेंटर से, ठीक है। ओके, इट इज़ लोएस्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से थोड़ा दूर होता है, इसलिए क्या होता है? इसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द आर इन दिस केस। ओके, अभी हम लोग देखेंगे चेंज विथ हाइट, ठीक है। ओके, जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? आर में इंक्रीज होगा। किस में इंक्रीज होगा? डिस्टेंस में इंक्रीज होगा, जिससे आर स्क्वायर में इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे आर स्क्वायर में इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे ये जो आर है, ठीक है, आर में इंक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं इस फिनोमिनन को। As we go above the earth's surface, the value of R increases as the value of G decreases, ठीक है। However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the Earth's radius. अभी अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है, अगर छोटा मोटा कोई भी डिफरेंस आता है तो हम लोग उसको बेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर बड़ा डिस्टेंस है तो शायद तक वैल्यू में चेंज हो सकता है। अभी देखते हैं वैल्यू में चेंज कैसे कैसे होता है टेबल में। सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है? हाइट 0 किलोमीटर, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर खाली रेडियस ही काम करेगा। अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर से 8.8 किलोमीटर की हाइट है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, अभी थर्ड वाले केस पे आ जाते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, ठीक है, ये कितना है? 36.6 किलोमीटर, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें डिक्रीमेंट आया, ठीक है। ठीक है, अभी फोर्थ वाला ले लेते हैं। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, उसका हाइट कितना होगा अर्थ से? 400 किलोमीटर, जिससे बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट तो नहीं बोल सकते, पर 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कितना है वो? 35,700। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसलिए याद रखना कितना है? 35,700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया अर्थ से? 0.225। कितना हो गया? 0.225, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चेंज विथ हाइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज विथ डेप्थ, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आर में कमी आएगी। अभी आर में कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए। वहाँ पर आर बढ़ा था तो क्या हुआ था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हुआ था। यहाँ पर आर कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे आर में कमी आएगी वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो ये जो एरिया है उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला, ठीक है, ये बढ़ना चाहिए एज पर द फॉर्मूला। हाउएवर द पार्ट ऑफ दैट अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एम टू बी यूज इज ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। एम का वैल्यू भी क्या होगा? मास का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। एज कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिनोमिनन क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल इज द टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट ओनली हैज ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। ओके फ्रेंड्स, फ्री फॉल का टर्म हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही हो, दूसरा कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जैसा कोई भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जो फिनोमिनन है वो फ्री फॉल नहीं होगा, ठीक है। अभी फ्री फॉल के अंदर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। ठीक है, एज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मीन्स अगर आप लोग दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक ले लेते बहुत हल्का ऑब्जेक्ट जैसा फर ऑफ पिजन और एक मेटल बॉल, अगर आप लोग उन दोनों को साथ में ड्रॉप कर रहे हो इन द केस ऑफ फ्री फॉल और इन द फिनोमिनन ऑफ फ्री फॉल, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे सेम टाइम पे लैंड करेंगे। ठीक है, बट वहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई भी ग्रेविटी के अलावा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।